सी का बी पार्ट है आपका ये हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। ठीक है, इसमें वही आपकी 2 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट जो हम करेंगे हेल्थ एजुकेशन, जिसमें कंसेप्ट, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, रोल ऑफ द टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। उसके बाद दूसरा टॉपिक रहेगा फिजिकल एजुकेशन का हमारा कंसेप्ट, मिसकंसेप्शन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, रिलेशन विद जर्नल एजुकेशन, पोस्चर, पोस्चर में कंसेप्ट एंड वैल्यूज ऑफ गुड पोस्चर, कॉजेज ऑफ पुअर पोस्चर, कॉमन पोस्चुलर डिफॉर्मिटीज एंड देयर मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। उसके बाद सेकेंड यूनिट में आपके आज बेटा हमने ना जो आपका ये वाला करना है हेल्थ फिजिकल एजुकेशन वाला, आपका पेपर 5th का बी पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, उसकी फर्स्ट यूनिट आज हम करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। 2 यूनिट है, लास्ट पेपर था जैसे आपका 40 मार्क्स का आपका पेपर है, 10 मार्क्स का क्या है आपका इंटरनल है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट का अभी बताया है, जिसमें आप पढ़ोगे हेल्थ एजुकेशन के बारे में, आप पढ़ोगे फिजिकल एजुकेशन के बारे में और पोस्चर के बारे में। ये 3 टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, और जो सेकंड यूनिट रहेगी आपकी उसमें आप पढ़ोगे कम्युनिकेबल डिजीज आ गए आपके, उसमें गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटे। योगा एजुकेशन आ गई और यौगिक डाइट्स, ये 3 टॉपिक आप सेकंड यूनिट में पढ़ोगे। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज में उसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, मोड, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, फर्स्ट एड मीनिंग एंड स्कोप, क्वालिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ ए फर्स्ट एडर। योगा एजुकेशन के बारे में पढ़ोगे, उसका क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एम है, क्या फंक्शन है, कंपोनेंट्स ऑफ पतंजलि आस्ते योगा। उसके बाद यौगिक डाइट में टाइप ऑफ डाइट या फूड एंड एप्लीकेशन इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये आप पूरा पढ़ोगे, पूरा सिलेबस है आपका। ठीक है, बिल्कुल इजी सा है। आपने पहले भी अगर फिजिकल एजुकेशन पढ़ी होगी तो मैम अब 11th-12th में पढ़ी थी। हाँ जी, तो बिल्कुल वही है सेम आपका। तो हमारा फर्स्ट यूनिट में है हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन का मीनिंग, वेरियस एस्पेक्ट या डायमेंशन ऑफ हेल्थ, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हेल्थ। ये क्वेश्चन साइना रिप्रेजेंट करेगी आज। साइना, आर यू रेडी? साइना, ये यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य की अवधारणा की विवेचना कीजिए। सबके बुक में होगा ये वाला तो। यस। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है? स्वास्थ्य मनुष्य की अनमोल संपत्ति है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति का शरीर, मन और आत्मा स्वस्थ होते हैं। इट मीन्स ये मतलब स्वास्थ्य वो है जब इंसान मानसिक रूप से भी, और कोई मानसिक रूप से परेशानी नहीं होती उसको, और शारीरिक रूप से भी कोई परेशानी नहीं होती, और ना वो जैसे सोचता है, उसकी भावनाएं हैं उसमें भी उसके मतलब जो मन है वो स्थिर रहता है, उसका जो मन पे कंट्रोल रहता है उसको भावनात्मक बोलते हैं। तो हर चीज से वो स्वस्थ रहता है तो उसको स्वास्थ्य बोलते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य शब्द अंग्रेजी के हेल्थ से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुरक्षित तथा मजबूत रहना। सुरक्षित रहेंगे तभी मजबूत रहेंगे। सबसे पहले तो सुरक्षित आ जाता है, सुरक्षित वर्ड होता है अपने आप को सेव रखना। ठीक है, तभी मजबूत बनेंगे। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का स्तर उस राष्ट्र के नागरिक के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अगर हम स्वास्थ्य को सही नहीं रखेंगे, अगर शरीर ही ठीक नहीं होगा, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आधुनिक युग में वही महान बन सकता है जब विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच सकता है, जिसे राष्ट्र के नागरिक पूर्ण रूप से स्वस्थ हों। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन देशों के नागरिक स्वास्थ्य के प्रति काफी सचेत रहते हैं। मतलब जिनको अपने स्वास्थ्य की टेंशन रहती है, अगर थोड़ी सी हेल्थ बिगड़ गई तो वो हेल्थ पे फोकस करते हैं। इट मीन्स ये नहीं, हेल्थ पे फोकस करना मतलब ये नहीं कि डॉक्टरों के पास भाग जाओ। कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो घर में भी ठीक हो जाती हैं। अच्छे से खाना, और एक 3 तरीके से हम अपने अच्छे स्वास्थ्य रख सकते हैं, जैसे कि अच्छा खाना, एक्सरसाइज,
और अच्छे से नींद लेना, ये 3 चीज़ अगर इंसान को मिल जाए तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, ठीक है? व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च की दृष्टि से विश्व में हमारा 113वां स्थान है। वास्तव में हम स्वास्थ्य के बारे में केवल बातें करना जानते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के अर्थ को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते। कुछ व्यक्ति बीमारियों से दूर रहने को ही स्वास्थ्य मानते हैं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं आजकल के कि स्वास्थ्य तभी बिगड़ता है जब क्या कहते हैं हम अपने स्वास्थ्य को ठीक से नहीं रखते। इट मीन्स मतलब लोग ये मानते हैं कि अगर बीमार हो रहे हैं तो स्वास्थ्य बिगड़ गया, और बीमार नहीं हो रहे तो स्वास्थ्य ठीक है। तो ये चीज लोगों की सोच है इस चीज को लेके, ठीक है? इसमें कुछ वैज्ञानिकों के ने छोड़ दे रखे हैं। J.F. विलियम के अनुसार स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जिसमें व्यक्ति के दीर्घायु होकर भी उत्तम सेवाएं प्रदान कर सकता है। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य सही होगा तो जितनी भी एज हो जाए वो अपने कार्य मतलब सही कर सकता है, तब भी वो काम कर सकता है बूढ़ा होने के बाद भी, ठीक है? वेल्टीमर के अनुसार स्वास्थ्य एक ऐसी दशा का नाम है जिसमें व्यक्ति अपनी शारीरिक, भावात्मक और बुद्धि संबंधी शक्ति को इकट्ठा करके एक आदर्श जीवन बनाने के लिए इस शक्ति का प्रयोग कर सके, ठीक है? जो कि अभी मैंने पहले बता दिया था। स्वास्थ्य के आयाम, सबसे पहले स्वास्थ्य के आयाम है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक, भावात्मक और आध्यात्मिक। शारीरिक स्वास्थ्य वो है किसी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य कई तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे कि वातावरण पर, सामाजिक सांस्कृतिक कारों पर, जिसमें अच्छा शरीर, कद के अनुसार उचित भार, साफ रंग, चमकदार आंखें, त्वचा और सुंदर बाल शामिल हो। ये व्यक्ति के भाग हैं। स्वास्थ्य जीवन के आधार पर स्वास्थ्य पाने के लिए हमारे शरीर के विभिन्न संस्थानों को कार्य सुचारू रूप से करने चाहिए। ये शारीरिक स्वास्थ्य है। मानसिक स्वास्थ्य वो होता है, शारीरिक स्वास्थ्य में वही चीजें आ जाती है जो हम एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? अपने शरीर के अनुसार जो हम एक्टिविटी करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य वो होता है जो हमारे दिमागी तौर पे हम बातें सोचना, गहराई से सोचना, उसमें मानसिक स्वास्थ्य आ जाता है हमारा, ठीक है? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर इंसान तनाव में रहेगा, टेंशन में रहेगा, तो उसका शरीर, शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होगा और शरीर भी खराब होगा, ठीक है? तो ये मानसिक स्वास्थ्य होगा। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे के से प्रभावित करने वाले कारक हैं एक दूसरे के। कई बार मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के संवेगों, भावों और को समझने में असमर्थ होता है। मतलब ये कि इंसान के दिमाग में टेंशन तो चल रही होती है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि मैं अभी सोच क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, कौन सा मेरे अंदर भाव हो रहे हैं, ठीक है? सामाजिक स्वास्थ्य वो होता है, सामाजिक स्वास्थ्य व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा के ऊपर निर्भर करता है। जैसा समाज होगा व्यक्ति उसमें ढलने की कोशिश करता है, ठीक है? जैसे इन्वायरमेंट बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में इंसान रहता है उस इन्वायरमेंट को फॉलो भी करता है और उस जैसा बनने की कोशिश करता है। ये हमारा सामाजिक स्वास्थ्य हो गया। भावात्मक में हमारे संवेग आ जाते हैं, जैसे कि जो हमारी फीलिंग होती है, टेंशन लेना, क्रोध करना, सुख दुख। अगर हम ज्यादा मतलब टेंशन लेंगे तो दिमाग पे जोर पड़ेगा जिससे हमारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, तो ये हमारे भावात्मक होते हैं, ठीक है? आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अर्थ है व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण। अगर क्रोध आ रहा है इंसान को तो क्रोध पे अपना नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। अगर रोना आ रहा है तो उस पे भी अपना कंट्रोल होना चाहिए। ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य होता है। इंसान का खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल से बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ठीक है? स्वास्थ्य का महत्व है, स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। अगर स्वास्थ्य ही धन का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आप कोई भी कार्य या कुछ भी कर नहीं पाएंगे। आगे है, यह आवश्यक है कि यदि हम धनी हैं तो स्वास्थ्य भी होंगे। अगर हमारे पास पैसा है तो स्वास्थ्य भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे। इसे हमारे ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है? इस तरह हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वह अमीर हो चाहे वो गरीब हो। कहा जाता है कि इलाज से बचाव जरूरी है, परंतु हमारे लिए दुख का विषय यह है कि आज इलाज को बचाव से जरूरी समझते हैं। जब उन्हें अत्यधिक परेशानी होती है तो वे डॉक्टर से संपर्क करते हैं। प्रत्येक घर में लोग अपने आप को डॉक्टर समझते हैं। जैसे
जैसे कि कुछ लोग होते हैं, जरा सा सर में दर्द हुआ, अरे सर में तो दर्द हो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी तो हो जाएगा। तो मतलब अंदरूनी बीमारियों को वो समझ नहीं पाते कि अंदरूनी बीमारी हो क्या रही है, घर में ही सोचते हैं कि हाँ हो जाएगा वो इलाज। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो उस पे तुरंत इलाज करवाना चाहिए। वास्तव में स्वास्थ्य चर्चा का विषय है, और यह केवल व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता बल्कि जिस समाज में वह रह रहा है उस समस्त समाज को प्रभावित करता है। जिस समाज में हम रहते हैं उस पर हमारे स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति स्वयं को स्वास्थ्य रख नहीं रखेगा तो उसका जीवन खुशहाल नहीं होगा। समाज में स्वास्थ्य वह केवल कर्तव्यों को अच्छी तरह नहीं निभा सकेगा, व्यक्ति के पास ऊर्जा, स्थायित्व, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की कमी नहीं होती है। स्वास्थ्य व्यक्ति की सफलता के मार्ग पर अधिक पकड़ रखते हैं और अपने परिवार तथा समाज के लिए उपयोगी सदस्य बनते हैं। यदि एक राष्ट्र में सभी व्यक्ति स्वस्थ हो तो वह राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। स्वास्थ्य व्यक्ति की कार्य क्षमता भी अधिक होती है, जिससे वे अधिक समय तक कार्य कर सकते हैं तथा देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही टॉपिक समझना जरूरी है कि स्वास्थ्य है, तभी आगे की चीजें क्लियर होंगी। इतना ही था ये क्वेश्चन मैम। ओके, वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। देखो बेटा, अभी साइना ने बताया आपको हेल्थ के बारे में, ठीक है। मैम माइक ऑफ है आपका। ओके, अभी बताया इन्होंने यस मैम। बारे में, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आपका सबसे फर्स्ट ही क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हेल्थ, स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, एंड स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में इन्होंने बताया कि आपकी जो हेल्थ होती है उसमें आपकी फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों प्रकार की जो हेल्थ है वो उसके अंदर कंसीडर होती है। आप फिजिकली फिट है तब स्वस्थ कहलाओगे। आप मान लीजिए फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली आप डिस्टर्ब चल रहे हो तो आप स्वस्थ नहीं हो। तो आपके लिए फिजिकली, मेंटली और सोशल तीनों तरीके से आपका क्या है, फिटनेस होनी चाहिए, तभी क्या है आप फिट कहलाते हो और तभी आपका स्वास्थ्य कहलाता है। तो इसी में आपके अलग अलग लोगों ने क्या है अपने अपने अकॉर्डिंग अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें जिसकी भी अच्छी लगे आपको डेफिनेशन वो आप लिख देना। और यहाँ पर WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड social well-being and not merely the absence of disease। ठीक है, यानी कि WHO बोलते हैं कि स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता की स्थिति होती है। खाली ये नहीं कि हम बीमार नहीं है तो हम स्वस्थ है, नहीं, हमारा पूरी तरीके से, शारीरिक तरीके से भी, मानसिक तरीके से भी और सामाजिक तरीके से भी हम स्वस्थ होने चाहिए, तब हमारा स्वास्थ्य माना जाता है। और फिर इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के अलग अलग पहलू होते हैं, जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ होती है, सोशल हेल्थ होती है, इमोशनल हेल्थ होती है और स्पिरिचुअल। सभी को साइना ने एक्सप्लेन कर दिया है, शारीरिक स्वास्थ्य भी, मानसिक स्वास्थ्य भी, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ठीक है, यानी कि हमारे हेल्थ के ये अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हेल्थ। हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो इसमें आपके तीन तरह के फैक्टर इन्होंने बताए हैं। एक तो है बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरे हैं आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड थर्ड इज योर पर्सनल फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर वे जैविक कारणों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या है, हमारे हेरिडिटी से प्राप्त होते हैं और ये हमारे शरीर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिलती है। यानी कि पहले हमारे दादा दादी को थी, फिर वो मम्मी को, हमारे पापा मम्मी में से किसी को थी, फिर हम में आ गई। ठीक है, अब जैसे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो हमें इफेक्ट करते हैं। तो ये जन्म से भी हो सकती हैं ये, और दूसरी क्या है, हमारी बाद में भी हो सकती है ये। ठीक है, जैसे कि अस्थमे की बीमारी होती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ठीक है, और ऐसे ही जैसे शुगर की प्रॉब्लम है, वो भी क्या है आजकल है आपकी
बायोलॉजिकल फैक्टर्स का कारण बनने लगी है, ठीक है। और एक होता है विटिलिगो की प्रॉब्लम। विटिलिगो भी क्या है, आपकी जेनेटिक ही आपके अंदर ट्रांसफर होता है, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बायोलॉजिकल भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है इन्वायरमेंटल फैक्टर की। इन्वायरमेंटल यानी कि इन्वायरमेंट की कुछ कंडीशंस हैं जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक होता है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब होता है एक व्यक्ति के आंतरिक सिचुएशन कैसी है, यानी कि अंदर से वह सही है, यानी बाहर से तो वह बिल्कुल हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन इंटरनल उसकी वीकनेस बहुत ज्यादा है। जैसे ज्यादा देर खड़े रहने से उसके घुटनों में दर्द शुरू हो गया, ठीक है, यानी कि वैसे तो फिजिकली फिट दिख रहा है लेकिन अंदर से क्या है वह, और या फिर क्या है उसको हेडेक ज्यादा रहता है या और कुछ, ठीक है। तो इसमें बॉडी पोस्चर, ये सारी चीजें क्या उसके इंटरनल इन्वायरमेंट से। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाता है, हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट आ गया, हमारा भौतिक वातावरण आ गया, हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आ गया, साइको कल्चरल इन्वायरमेंट आ गया। तो ये चीजें क्या है हमारे ऊपर इफेक्ट डालती हैं। कैसे इफेक्ट डालती हैं, यानी कि भौतिक इन्वायरमेंट में वो सारी दशाएं कि मनुष्य जो हमें क्या है, प्रकृति ने जो हमें चीजें दी हैं, ठीक है, यानी कि कुछ चीजें हमारे प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे हमारा इन्वायरमेंट है, पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, नदियां, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है हमें नेचर ने हमें दी है। तो एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में कुछ हद तक परिवर्तन किया जाता है, लेकिन आप नेचुरल इन्वायरमेंट में व्यक्ति के स्वास्थ्य पर क्या है, जब प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या मान लीजिए आपके इन्वायरमेंट में फैक्ट्री एरिया बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ की जो एयर क्वालिटी है, ठीक है, जो AIQ लेवल है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो वहाँ पर क्या है, अस्थमा जैसी सांस की बीमारियां, स्किन डिजीज, ये बहुत सारी डिजीज वहाँ पर हो जाती है। तो आप क्या है एक कृत्रिम इन्वायरमेंट को एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, अपने घर के अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, लेकिन आप बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसको चेंज नहीं कर सकते, जिससे क्या है आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। दूसरा है आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी आपकी हेल्थ पर प्रभाव डालता है। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो स्लम्स एरिया में रहते हैं, बहुत गरीब हैं, उनके पास क्या है, एक तो सैनिटेशन की भी कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, तो गंदा पानी वो पी रहे हैं, तो ये भी क्या है उनके ऊपर इफेक्ट डालता है। उसके बाद आता है उनका साइको कल्चरल इन्वायरमेंट। साइको कल्चरल इन्वायरमेंट में भी हमारी हेल्थ के ऊपर कुछ इफेक्ट डालते हैं, जैसे आपकी हैबिट हो गई, ठीक है। स्वस्थ समाज के में निर्णायक में सहायक होती है। समाज में उपलब्ध सेवा कार्यक्रम व्यक्ति के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में योगदान देते हैं, जैसे हमारी रीति रिवाज, प्रथाएं, अंधविश्वास, आचार विचार, ये भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। मान लीजिए आप देखते हो जहां पर अंधविश्वास ज्यादा है वहां पर लोग डॉक्टर को नहीं दिखाते, वो क्या है झाड़ फूकिया जो झाड़ा लगाते हैं उनके पास जाते हैं। तो ये फैक्टर्स भी क्या है हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये थे हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद आती है पर्सनल फैक्टर। कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी हैं जो हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं, जिसमें आती है आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, गुड हैबिट, फूड रिलेटेड हैबिट, प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट, रेसिस्टेंट पावर एंड, ठीक है, आपकी रेसिस्टेंस पावर। उसके बाद आपका बॉडी पोस्चर्स, हैबिट्स, पर्सनल क्लीननेस, ठीक है, एंड हेल्थफुल इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें भी क्या है आपके पर्सनल फैक्टर में आती हैं। सबसे पहले तो फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप क्या करते हैं एक्सरसाइज करते हो तो कुछ हद तक, या कोई भी योगा वगैरह करते हो तो ये भी आपकी हेल्थ को प्रभावित करता है, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई ऐसी बीमारी है तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो कहीं बहुत सारी हद तक क्या है आप ठीक हो सकते हो। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है, आपका स्टिमुलेशन ऑफ ग्लैंड्स ठीक हो जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें। बैलेंस डाइट, अगर आप डाइट प्रॉपर लेते हो तो देखो कुछ चीजें हमें, जैसे एनीमिया है, एनीमिया क्या हमारी खून की कमी, ठीक है, तो ये क्या है अगर हम प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं लेते हैं तो उसके कारण हमें क्या है, एक तो प्रोटीन की भी कमी हो जाती है, हमारे शरीर में कैल्शियम की भी कमी हो जाती है और एनीमिया भी हो जाता है। तो अगर हम प्रॉपर डाइट लेंगे तो ये सारी चीजें, जैसे कैल्शियम की कमी है या फिर आपकी प्रोटीन की कमी है या फिर आपके अंदर एनीमिया है, खून की कमी है, तो आप प्रॉपर डाइट से आप इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गुड हैबिट, आप बचपन से ही अगर माता पिता अपने बच्चे को अच्छी हैबिट देते हैं तो बच्चे का क्या है वो चीजों को करना उनकी हैबिट बन जाती है और वे स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे को जल्दी उठाना सुबह, ठीक है, फिर वो क्या है सोच व स्नान आदि से निवृत्त होकर नाश्ता लेना, समय में स्कूल में जाने से पहले खाना खाकर जाना, खाली पेट नहीं जाना। अगर बच्चा मान लीजिए खाली पेट जाता है तो बहुत
बहुत सारे बच्चे क्या है गर्मी के कारण चक्कर खा के गिर जाते हैं, तो ये भी उनकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालता है। हमें बच्चे को हैबिट डालना है कि बचपन से ही कि भाई वो जब भी जाए घर से बाहर तो खाना खा के जाए, सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, ठीक है, ये अच्छी हैबिट्स हैं। उसके बाद फूड रिलेटेड हैबिट, यानी कि बच्चों को क्या है, हमें ऐसी हैबिट डालनी है कि भाई खाना खाने से पहले आपको हाथ धोने हैं, खाना खाने के बाद आपको हाथ धोने हैं, ठीक है, बिना भूख कभी भोजन नहीं खाना, सदैव क्या है आपको ताजा भोजन खाना है, नियमित समय पर खाना है, या भोजन को चबा चबा कर खाना, ये सारी हैबिट हमें बच्चे के अंदर डालनी है। तो ये क्या है, तो ये सारी हैबिट अगर हमारे अंदर ये गलत हैबिट है तो ये हमारे स्वास्थ्य को इफेक्ट करती हैं। उसके बाद आता है प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट। अगर आप प्रॉपर तरीके से सोते नहीं हो, जिस दिन आप मान लीजिए 2 घंटे सोते हो रात को या 3 घंटे, तो पूरा दिन आपका क्या है हेडेक रहता है, जब यानी कि आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है तो भी क्या है आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है हमारे ऊपर ये कुछ हमारे पर्सनल फैक्टर है जिनका हमारे उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आता है आपका रेसिस्टेंट पावर, आपका इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो आप बहुत सारी बीमारियों से लड़ जाते हो, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हो, ठीक है। तो अगर हम कुछ अच्छी हैबिट्स को अपना लेते हैं और तो इससे क्या होगा, हम कुछ चीज़ों से परहेज करते हैं या अच्छी हैबिट अपनाते हैं तो हमारे अंदर भी क्या है इम्यूनिटी पावर क्या है बढ़ना शुरू हो जाएगी और व्यक्ति क्या है जिससे जल्दी रोगग्रस्त नहीं होगा। बॉडीली पोस्चर, ठीक है, बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उन्हें आवश्यक है कि उन्हें शरीर की जो ढांचा है वो भी उनका डेवलप हो। बच्चे को चलने फिरने, उठने बैठने, लिखने पढ़ने की सही मुद्रा की जानकारी देनी चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे को बोलते हैं ना बेटा ऐसे नहीं बैठना, पैर टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या है बिल्कुल सीधे स्ट्रेट होके बैठो, नहीं तो जो आपकी स्पाइनल कोड है ये टेढ़ी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हम बच्चे को जो इस तरह की चीजें सिखाते हैं कि भाई आप गलत तरीके से बैठो, ढंग से बैठो, ठीक है। तो ये हैबिट भी उसके आगे उसके ऊपर जो उसकी हेल्थ है उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। उसके बाद क्या है फिजिकल एक्सरसाइज की हैबिट हमें होनी चाहिए। पर्सनल क्लीनिंगनेस, बच्चे को क्या है खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, खुद साफ सफाई के लिए भी बच्चे को क्या करना चाहिए, हमें रेडी करना चाहिए, ताकि बच्चा खाना खाने से पहले हाथ धोए, खाना खाने के बाद हाथ धोए, समय से उठे, समय से अपने सारे काम निपटाए, नहा धोकर, ठीक है, यानी कि अपनी खुद की व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान स्वयं रखे। बच्चे के अंदर हमें ऐसी हैबिट डेवलप करनी है, ठीक है। उसके बाद हेल्थफुल एनवायरनमेंट, और हमें अपने चारों तरफ ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करना है ताकि क्या है स्वस्थ और स्वास्थ्यपूर्ण सभी बातें जिसमें शामिल हो, रहन सहन के ढंग, आपका इमोशनल, आपके शारीरिक और मानसिक सभी क्रियाएं आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स थे जो आपके उसको हेल्थ को क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। उमा आपने कौन सा टॉपिक रेडी किया था बेटा? मैम ये मेरे में दूसरा है, स्वास्थ्य शिक्षा क्या है? ये इसके क्षेत्र का परिचय देते हुए इसके लक्ष्य और उद्देश्य बताइए। मैम एक मिनट, क्वेश्चन तो मेन यही है, मतलब पहले है इन्होंने जो हेल्थ है उसके कंसेप्ट को क्लियर किया है। मेन जो क्वेश्चन है मैम, आप पेज नंबर 8 पे आइए ना, हेल्थ एजुकेशन का है। मेन आपका क्या है हेल्थ एजुकेशन ही आपकी बुक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए हेल्थ होती क्या है, हेल्थ क्या है उसके बारे में बताया। एजुकेशन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक और मैं बता देती हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? अब देख लीजिए आपके जो भी काम है, अगर आप हेल्दी हो तभी आप कर सकते हो, अगर आप आज स्वस्थ हो तभी आप पढ़ पा रहे हो, अगर आपकी मान लीजिए थोड़ा सा हेडेक भी हो जाता है तब भी आप क्या है नहीं पढ़ पाते। यानी कि एक व्यक्ति की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हेल्दी होना, हेल्थ का स्वास्थ्य का होना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको डे टू डे के जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको कंप्लीट करने के लिए आपको हेल्थी होना जरूरी है, ठीक है। और आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे आपकी मेंटल डेवलपमेंट है, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट है, चाहे सोशल डेवलपमेंट है, चाहे आपकी इमोशनल डेवलपमेंट है, वो तभी हो सकती है जब आप क्या होते हैं स्वस्थ होते हैं। तो इसीलिए क्या है हमारे लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि धन खो गया कुछ नहीं खोया, यदि चरित्र खो गया तो कुछ खो गया, परंतु यदि स्वास्थ्य खो गया तो आपका सब कुछ खो गया, ठीक है। अगर आप स्वस्थ हो तभी आप सबके लिए अच्छे हो। जिस दिन आप एक दिन के लिए भी, अगर आप 1-2 दिन के लिए भी अगर आप बिस्तर पर पड़ जाते हो तो आप बोझ लगने लग जाते हो, ठीक है। तो आपका स्वास्थ्य ही आपके लिए सब कुछ है।
नेक्स्ट आता है आपका डिफाइन हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या होती है एंड डिस्क्राइब द ब्रीफ इन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ। एम क्या है इसके एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, अब हम आए हैं मेन टॉपिक पे, हमारा हेल्थ एजुकेशन क्या होती है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक था हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड था, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए हेल्थ क्या होती है, तभी हम उसके लिए आगे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके एम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको अभी क्या है उमा कंप्लीट करेगी। ठीक है, और जो फैक्टर अफेक्टिंग है, फैक्टर अफेक्टिंग में आपको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। फैक्टर अफेक्टिंग आपकी हेल्थ में यही आएंगे बार बार, वही बायोलॉजिकल फैक्टर दे रखे हैं आपके, बैलेंस डाइट से रिलेटेड इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, आपकी हैबिट, पर्सनल क्लीनिंगनेस, गुड हैबिट, प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, तो बार बार जो आपका अब हेल्थ एजुकेशन को फैक्टर अफेक्टेड करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही जगह याद कर लेना। ठीक है, इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। उमा, हाँ जी मैम। आर यू रेडी बेटे? हाँ जी मैम। ओके, स्टार्ट। क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, इसके क्षेत्र का परिचय देते हुए इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य बताइए। सबसे पहले स्वास्थ्य शिक्षा क्या है। स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान, आदतें और व्यवहार सिखाए जाते हैं ताकि वह स्वस्थ जीवन जी सके। जैसे कि शिक्षक बच्चों को सिखाता है कि खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, रोज उठकर ब्रश करना चाहिए, ब्रश करने की आदत डालना चाहिए। इसका मतलब यह है कि केवल जानकारी नहीं बल्कि अच्छी आदतों को विकसित करना ही स्वास्थ्य शिक्षा है। केवल बीमारियों से बचाव के लिए नहीं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने की शिक्षा है। इसमें इसमें मैम बताया गया है कि 1 मिनट मैम। इसमें थॉमस वुड के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का समूह है जो व्यक्ति की आदतों, दृष्टिकोण और ज्ञान को स्वास्थ्य के प्रति सही दिशा में विकसित करता है। इसके बाद इसके उद्देश्य है मैम, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य। स्वास्थ्य शिक्षा के पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देना। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देना जैसे शिक्षक बच्चों को सिखाता है कि जंक फूड खाने से मोटापा बढ़ता है, बीमारी होती है। उसके बाद कैसे हमें हेल्दी रहना है, कैसे अच्छी आदतों को विकसित करना है अपने अंदर। दूसरा है अच्छी आदतों का विकास, जैसे रोज नहाना, हाथ धोना, साफ सफाई रखना, संतुलन यानी अच्छा आहार लेना, अच्छा भोजन खाना, यही है। तीसरा है रोगों की रोकथाम करना। तीसरा उद्देश्य रोगों की रोकथाम है, बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी देना। जैसे एक शिक्षक बच्चों को सिखाता है कि मच्छर से बचने के लिए पानी जमा न होने देना, टीकाकरण करवाना। उसके बाद चौथा उद्देश्य है शारीरिक विकास। व्यायाम, खेल, योगा के माध्यम से शरीर को स्वस्थ बनाए रखना। जैसे पीटी, योगा, कबड्डी, बैडमिंटन आदि स्कूल में खेले जाते हैं जिससे कि बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का विकास तनाव से बचना, सकारात्मक सोच विकसित करना, बच्चों को तनाव से दूर रखने के लिए खेल कूद के गतिविधियां करवाना आदि, सकारात्मक सोच विकसित करना, नेगेटिविटी बच्चों के अंदर से हटाना। उसके बाद छठा है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य में है समाज से में मिलजुल कर बच्चों को कैसे रहना चाहिए, एक दूसरे में सहयोग की भावना कैसे होना चाहिए, एक बच्चों के साथ आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए क्लासरूम में। तो ये मैम इसके उद्देश्य थे। उसके बाद उद्देश्य के बाद इसके स्वास्थ्य शिक्षा के कुछ स्कोप हैं, जैसे कि है पहला स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरा है स्वास्थ्य निरीक्षण और तीसरा है स्वास्थ्य निर्देशन। स्वास्थ्य सेवाओं में है स्वास्थ्य सेवाएं एक व्यक्ति के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करती है। ये स्वास्थ्य कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य असामान्य और अपंगता जैसे बच्चे पीड़ित होते हैं को देखना व माता पिता के सहयोग से उन्हें सही करना है। बच्चों को बीमारियों से, विशेष रूप से संक्रामक रोगों से बचाना भी इसका मुख्य कार्य है। स्वास्थ्य सेवा के कई कार्य हैं, जैसे समय समय पर मेडिकल जांच, बचाव के तरीकों को अपनाना, सुरक्षा व प्राथमिक उपचार करना आदि। साल में एक बार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच व मूल्यांकन बहुत जरूरी है। शारीरिक विकास के लिए शारीरिक शिक्षा का विषय प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा की क्रियाओं द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास होता है। मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा भी सही ढंग से दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य एक व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार लाना होता है। दूसरा है स्वास्थ्य निरीक्षण।
स्कूल का वातावरण स्वस्थ होना चाहिए। स्कूल का जैसा वातावरण होगा वैसा ही बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। अतः विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्यप्रद वातावरण बनाए रखे और इसे हमें निम्नलिखित बातों का अनुसरण कर अनुसरण करके कर सकते हैं, जैसे साफ व हवादार कक्ष, शुद्ध पानी का प्रबंध, उचित रोशनी, फर्नीचर इत्यादि का उचित प्रबंध करवाना। शहर के स्कूलों में सबसे बड़ी स्वास्थ्य की समस्या स्कूल के आसपास रेहड़ी पर सस्ता व गंदी दुकानों पर बिना ढका हुआ खाद्य सामग्री बेचने की है। अतः यह प्रयास किया जाना चाहिए कि ऐसी दुकानों को स्कूल से दूर रखा जाए और विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाए कि इस तरह के खाद्य पदार्थ खाने से बीमारियां हो जाती है और ऐसे खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। स्कूल में शौचालयों का उचित प्रबंध होना चाहिए और उनमें सफाई व पानी की ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा स्कोप है स्वास्थ्य निर्देश, हेल्थ इंस्ट्रक्शन। स्वास्थ्य निर्देश का अर्थ है स्वास्थ्य के विषय में निर्देश देना। इसका मुख्य कार्य है कि बच्चों को स्वास्थ्य की आदतों के विषय में पर्याप्त ज्ञान देना तथा इसके साथ साथ इस बात का मार्ग निर्देश करना कि इस ज्ञान का व्यवहार की दृष्टि से जीवन में क्या योगदान है और उसको किस प्रकार आचरण में लाया जा सकता है। केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित न रहकर व्यवहारिक ज्ञान भी देना आवश्यक है। छोटे बच्चों को स्वास्थ्य का ज्ञान देने के लिए उन्हें सबसे पहले व्यक्तिगत स्वच्छता के विषय में बताना चाहिए, जिसमें हाथों की सफाई, बालों, आँखों, नाखूनों की सफाई इत्यादि शामिल है। स्वास्थ्य निर्देश को अधिक रोचक बनाने के लिए स्वास्थ्य से संबंधित फिल्में दिखानी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव बच्चों पर अधिक देर तक रहता है। चार्ट, मॉडल, चित्र इत्यादि स्वास्थ्य शिक्षा देने में लाभदायक सहायक सामग्री है। किशोरावस्था में बच्चों को आहार एवं पोषण के विषय में जानकारी देनी चाहिए और हमारे राष्ट्र को स्वस्थ बनाने में स्वास्थ्य शिक्षा में स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य निर्देशन और स्वास्थ्य पर्यवेक्षण का महत्वपूर्ण योगदान है। बस इतना ही था मैम, इसमें तो ये छोटा सा टॉपिक है। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, अभी वेरी गुड उमा, आपने बताया। थैंक यू मैम। ऑब्जेक्टिव एंड एम्स क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव हैं आपके, अभी इन्होंने कंप्लीटली बता दिया है। जैसे एक दो और भी है, प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड। सबसे पहले तो बच्चे को हमें क्या है, फर्स्ट एड की, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी देनी है। दूसरा क्या है इसका एम फिजिकल एजुकेशन का, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन। आप देखते हो जिस बच्चे ने फिजिकल एजुकेशन पढ़ा होगा उसको फर्स्ट एड के बारे में पक्का पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चे को फर्स्ट एड की नॉलेज दी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उनको इंफॉर्मेशन हेल्थ और हाइजीन यानी कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान की जानकारी दी जाती है। नॉर्म्स ऑफ गुड हेल्थ मेंटेनेंस, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चे का करना है हमें। ठीक है, टू टेक क्रिएटिव मेजर्स। ठीक है, उपचारात्मक उपाय करने हैं। प्रिवेंट फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज से बचाव करना है। अगर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो उनकी रोकथाम कैसे करनी है, क्या उपाय करने हैं, ये सारी चीजें हमें बच्चे को बतानी है। बच्चे को क्या है, प्रोटेक्शंस की इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, सोशल हेल्थ के बारे में बताना है, फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये सारे इसके क्या बताए गए हैं, ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गए होंगे। फैक्टर अफेक्टिंग मैं दोबारा नहीं बता रही, सेम वही फैक्टर अफेक्टिंग है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग में तो ऑलमोस्ट सारी बुक में इसमें ऐसे ही पॉइंट मिलेंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग में तो आप क्या है, 5-6 पॉइंट आप एक कंप्लीट कर लीजिए और जहां पर भी फैक्टर अफेक्टिंग पूछे कि आपके स्वास्थ्य को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, आप वहां पे यही फैक्टर आप लिख दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका, अब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो आपका हेल्थ क्या है। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट आपका हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड कंसेप्ट, एम एंड ऑब्जेक्टिव, फैक्टर अफेक्टिंग मैं करवा चुकी हूँ। अब है रोल ऑफ द टीचर इन द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, कि टीचर का क्या रोल है भाई आपकी फिजिकल यानी कि हेल्थ एजुकेशन के रिगार्डिंग। ज्योति बता सकते हो या मैं बताऊं फिर? मैम साथ साथ पढ़ के जैसे सबने बताया ना वैसे बता दूंगी। हाँ बता दो कि टीचर का क्या रोल है आपको। टीचर का क्या रोल है, ठीक है मैम। मीनिंग ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, एक प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने व घर व समुदाय के साथ सहयोग करना स्कूल के
एक स्कूल के दायित्वों में शामिल है। ये कह रहे हैं कि जो मतलब स्वास्थ्य प्रोग्राम है जो आपके स्कूल में चलाया जाता है, ये तो फिजिकल हेल्थ की जो एजुकेशन है वो तो आपको 11th-12th में दी जाती है, लेकिन जो भाई आपके प्राइमरी या थोड़ी सेकेंडरी लेवल पे हैं, ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं स्कूल में जो भाई बच्चों को उनकी पर्सनल स्वास्थ्य के लिए अवगत कराया जाता है बच्चों को, ठीक है। इनमें और इन तीनों में से स्कूल स्वास्थ्य के लिए संवर्धक के लिए अच्छी स्थिति में है। अतः विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अर्थ विद्यालय के उस कार्यक्रम से है जिसके द्वारा छात्रों और विद्यालय के स्टाफ के स्वास्थ्य को न केवल बनाए रखा जाता है बल्कि उनमें वृद्धि भी की जाती है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का अभिप्राय उन मिश्रित कार्यक्रमों से है जिनके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्यपूर्ण स्कूली जीवन और स्वास्थ्य निर्देशन की सहायता से छात्रों में नियोगी वर्ग में स्वास्थ्य की वृद्धि की जाती है। इसमें ये कह रहे हैं कि जो मतलब ये स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं स्कूलों में, इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम चला के बस आपका इनफ हो गया, लेकिन ये टाइम टू टाइम उसमें इंक्रीज करते रहना चाहिए उसको, कि उसमें नई नई चीजें ऐड करते रहना चाहिए। जो कोई लग रहा है कि हमें कोई नई बीमारी आ गई है समझो, तो उससे भी बच्चों को अवगत कराएं। अब मैम टाइम टू टाइम जैसे स्कूल में हम रहते थे, बीच में बर्ड फ्लू वगैरह आता था, तो टीचर्स उसके बारे में बताते थे कि बच्चों देखो ये कोई नई बीमारी आई है, इससे आपको अवगत रहना है। उसके कहें कि भाई ये सिम्टम्स बताए जाते थे हमें कि अगर आपको कोई दिखे सिम्टम्स, अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने टीचर्स को बताओ, जिससे आपको मतलब वो क्योर कर सके, चाहे वो घर पे क्योर करे, चाहे वो आपको डॉक्टर के पास ले जाकर आपको जांच कराएं, ठीक है ना। अब इसमें है HF कैलेंडर है, उन्होंने क्या बोला है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से अभिप्राय उसे उन सभी कार्यक्रमों के संयोजन से है जिनका उपयोग स्कूल स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्यप्रद स्कूली जीवन और स्वास्थ्य शिक्षा का विद्यालय तथा अन्य स्कूल कर्मियों के स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए किया जाता है। यह कार्यक्रम शारीरिक शिक्षा तथा विकलांग बच्चों की शिक्षा से निकट संबंध लगता है। ये मतलब शारीरिक शिक्षा जो बच्चों को दी जाती है वो एक तो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए, एक जो सामान्य बच्चे हैं उनके, दोनों के लिए चलाए जाते हैं, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक है हमारा कि एक जो टीचर है उसका क्या रोल होता है इस एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए बच्चों, मतलब उस एजुकेशन को प्रोवाइड करने बच्चों में। योजना बनाना सबसे पहले है कि जो आपकी टीचर है योजना बनाती है स्कूल के सत्र आरंभ होने, मतलब जो सेशन जब शुरू होता है तो उस टाइम योजना बनाई जाती है। आरंभ होने से पहले शिक्षक को वर्ष भर के लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों की रूपरेखा पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए। इसके अंतर्गत चिकित्सा परीक्षण, मतलब टाइम टू टाइम उनका बच्चों का परीक्षण, मतलब टेस्ट होता रहे। स्वास्थ्य सप्ताह मनाने का कार्यक्रम, मतलब वीक में मतलब कार्यक्रम मनाए जाए। मतलब अगर आप मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, अगर आपको पता है बच्चों को कि एक साल में एक बार डीवॉर्मिंग डे मनाया जाता था, उसमें क्या होता है पेट में जैसे कीड़े वगैरह होते हैं तो एक वो टैबलेट दी जाती थी आफ्टर लंच, जो आपका 6 पीरियड होता था उसमें, कि भाई बच्चे, मैम पहले एक दिन पहले से बता देती थी कि बच्चे अपना खाना खा के आना, या आपको नहीं लेके आए हो यहाँ से आप मिड डे मील लेना, तो ये डीवॉर्मिंग डे मनाया जाता था। ये भी आपका फिजिकल हेल्थ एजुकेशन के अंदर ही है जो आपकी टीचर का रोल है, ठीक है। साप्ताहिक मनाने का कार्यक्रम, सामाजिक सेवा शिविर कार्यक्रम, ठीक है। अभिभावक दिवस, दैनिक व वार्षिक खेलकूद प्रोग्राम, मतलब कहने का ये जो आपके क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स डे वगैरह मनाए जाते हैं, ये भी आपकी हेल्थ एजुकेशन से ही रिलेटेड होते हैं कि बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ किया जाए। स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों का वर्ष भर कार्यक्रम आता रहता है जिसे स्कूल की स्वास्थ्य व खेलकूद समिति में अनुमोदित कर लेना चाहिए, क्योंकि सावधानी पूर्वक बनाया गया प्रोग्राम शिक्षा के कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड है मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, प्रत्येक विद्यालय में छात्रों के चिकित्सा परीक्षण या फिर जांच का प्रावधान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के उचित विकास व स्वास्थ्य की उन्नति के लिए यह जांच अत्यंत आवश्यक होती है, जिसमें शारीरिक व मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण, दांत, आंख, नाक, त्वचा व कद के बारे में, इसमें मैम ये भी मुझे पता है, मतलब स्कूल में टाइम टू टाइम ये ऐसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बाहर से डॉक्टरों को बुलाया जाता था। कि मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ऐसे डॉक्टर्स आते थे बाहर से जो भाई आपके मनोवैज्ञानिक परीक्षण, जैसे वो मेंटल हेल्थ को चेक करते थे, कि बच्चों से कुछ कुछ सवाल पूछते थे उनसे, मतलब जो आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आप मतलब एग्जामिन करते हैं बच्चों को कि भाई इसका मतलब इसको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, किसी चीज़ की मतलब मानसिक परेशानी तो नहीं है। साथ साथ शारीरिक में जैसे वो टीथ चेक करते थे, आपकी आँख, नाक, कान, उसका भी होता था। मैम मैंने भी किया है एक अलग से, मतलब साल में एक बार तो ये ऐसे डॉक्टर आते थे स्कूल में, मतलब मैं गवर्नमेंट स्कूल का एक्सपीरियंस बता रही हूँ अपना। टाइम टू टाइम आपका सब कुछ चेक होता था, ठीक है, जो कि स्कूल के अध्यापक द्वारा कराया जाता था, अध्यापक की देखरेख में कराया जाता था। मतलब साल में मतलब महीने भर की भाई पूरे स्कूल का होता था शुरू से एंड तक, मतलब आज इस दिन समझो आज इस क्लास का हो गया, आज इस क्लास का हो गया, एक एक पीरियड बच्चे का
होता था इस तरह से, ठीक है। इस प्रकार के कार्यक्रम के अंतर्गत 2 जाँच आती है, दैनिक जाँच, सामयिक मतलब पीरियोडिक मेडिकल चेकअप होता था। पहले प्रकार की जाँच डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती थी। फर्स्ट टाइम जो ये दैनिक जाँच होती है इसमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। अध्यापक अन्य कर्मचारी की सहायता से ही संपन्न कर लेता है, जबकि दूसरी जाँच जो डॉक्टर के द्वारा होती है। दैनिक जाँच में तो ये होता है ना, टीचर अब आपके पास डेली आ रहा है, आपको पढ़ा रहा है, तो उनको पता होता है कि बच्चा मेरा, अच्छा भाई कल तो इसकी ये हेल्थ थी, आज कुछ तबीयत खराब रहती है, तो वो टीचर भी कुछ पूछ लेता है, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या हुआ बच्चे, कुछ भी है, घर में परेशानी है या आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह है। और कुछ होती है डॉक्टर की जाँच, जो मैंने अभी बताया कि टाइम टू टाइम साल में एक बार ये अरेंज कराता है स्कूल। उसके बाद शिक्षा व प्रशिक्षण, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। शारीरिक प्रशिक्षण के अंतर्गत अध्यापक को छात्रों के अन्य बातों जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्म संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, अगर कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है को उसको आत्म संयम, सामुदायिक स्वास्थ्य व अनेक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी देनी होती है। अध्यापक का उत्तरदायित्व है कि वे स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से अपने छात्रों में अच्छी आदतें, प्रवृत्तियां और स्वस्थ जीवन की कुशलताएं विकसित करें। इसमें ये होता है कि कोई अलग से कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं चला रहे, टाइम टू टाइम टीचर जो होती हैं बच्चों को हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताती रहती हैं कि उसकी पर्सनल एजुकेशन के पर्सनल क्या बोलते हैं, स्वच्छता क्या होती है, व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है, मानसिक क्या होती है, सामाजिक क्या होती है, कि आपको बाहर जाना है तो आप अपना मतलब कहने का कि अगर बाहर आसपास कोई गंदगी है, चलो आप बाहर की छोड़ो, आप अपना कुछ बाहर पिकनिक पे जा रहे हो, अपना कुछ खा पी रहे हो, उसको अपना साथ में लेके आओ, अपने घर में डस्टबिन में फेंको, या वहाँ कोई आसपास है डस्टबिन तो उसी में डालो, ऐसा नहीं कि बाहर डालो। ये आपकी सामाजिक स्वच्छता है कि भाई आप खुद करोगे तो आप, वो कहते हैं ना, एक से समाज बनता है, फिर वो वाली बातें आ जाती हैं। सेमिनार व स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन करना, इसमें क्या होता है, अध्यापक का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि स्वास्थ्य विषम वस्तु पर समय समय पर विभिन्न सेमिनारों का आयोजन करें, छात्रों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दिलवाएं। ऐसा मैम होता है स्कूलों में, सेमिनार वगैरह होते हैं, और वो मतलब जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी जो ऐसे विशेषज्ञ होते हैं वो आते हैं, टाइम टू टाइम हमें बताते हैं, ठीक है। अध्यापक को चाहिए कि स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सप्ताह मनाएं। ये मैम वही पहले वाली बात है, व्यक्तिगत स्वच्छता प्रतियोगिता आरंभ कराएं, बच्चों के बीच बातचीत कराएं, बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें, उन्हें अपनी व्यक्तिगत व जटिल स्वास्थ्य समस्या संतोषपूर्ण सुलझाने में उनका मार्गदर्शन करें। ये मैम मैं आपको बताऊं, जैसे मतलब 8-9 के टाइम पे जैसे सारी गर्ल्स ही होंगी यहाँ पे, तो पीरियड्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, आ जाते हैं भाई, बच्चों को नई नॉलेज होती है, तो मैम पर्सनली टीचर उनको समझाती हैं कि बेटा देखो इस तरह से आपके जो सैनिटरी नैपकिन वगैरह है उसको आप वॉशरूम जब आप यूज़ कर रहे हो तो उसको ऐसे नहीं कहीं भी फेंके, आप उसको रैप करके फेंको। ये मैम पर्सनली बताई जाती थी टीचर के थ्रू। घर में मम्मियाँ तो बताती हैं, लेकिन टीचर भी आपको बताती थी कि भाई मतलब लड़कियों को इस तरह से बताया जाता था। और सुपरविज़न में ये है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यापक को शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यायाम, खेलकूद, भ्रमण, स्काउटिंग, गर्ल गाइडिंग, ये वाली चीज़ें होती हैं स्कूल में मैम, आदि के पर्यवेक्षण के अतिरिक्त स्कूल के संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्यपूर्ण स्कूली जीवन, स्वास्थ्य सेवा, शारीरिक शिक्षण निर्देश कार्यक्रम की सफलता का उत्तरदायी भी उसी प्रकार की सुपरविज़न मतलब जो एक टीचर है उसको अपनी सुपरविज़न मतलब निगरानी रखना बच्चे पे, कि उसकी हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड, कि भाई कोई भी परेशानी है बच्चों को तो उनको टाइम टू टाइम बताई जाए, ठीक है, अवगत कराया जाए बच्चों को। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य निरीक्षण का रिकॉर्ड रखा जाए, विद्यालय के सभी छात्रों का स्वास्थ्य संबंधी संचयी रिकॉर्ड रखना भी अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। इसके अंदर विद्यार्थी की चिकित्सा का जांच व स्वास्थ्य निरीक्षण का रजिस्टर का ब्यौरा रखना होता है। इसमें बच्चे का भार, खेल कूद, छाती का माप, शक्ति, आँख की दृष्टि सहित पूरा जो है रिपोर्ट एक दर्ज करनी चाहिए बच्चों को। मतलब ये कह रहे हैं कि बच्चों, एक टीचर जो है उसको बच्चों एक मतलब एक पर्सनल मतलब हर एक बच्चे का एक संचय रिकॉर्ड रखना चाहिए। इसमें मतलब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चों की, जैसे भार, कद, आँख की दृष्टि, शक्ति, हर तरह का मूल्य उसके ये सब रखना चाहिए एक टीचर को रिकॉर्ड। मूल्यांकन कैसे करें, अध्यापक से छात्र को शिक्षा देने के साथ साथ उनकी उपलब्धियों के समय समय पर मूल्यांकन और उनकी कमियों का विश्लेषण और तथा सुधार करने के उपाय की भी आशा की जाती है। मूल्यांकन हेतु प्रयोग होने वाले साधनों में सेल्फ मूल्यांकन,
आपका सेल्फ मूल्यांकन व्यक्तिगत व सामूहिक संगोष्ठियों मतलब ग्रुप डिस्कशन, रेटिंग स्केल आदि प्रशिक्षण सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम में अभिभावक स्वास्थ्य समन्वयक व छात्र सभी सम्मिलित होते हैं तथा वे सभी साधनों के विकास, निर्धारित मापदंड के मूल्यांकन तथा भविष्य के लिए सिफारिश निर्धारित करने में सहयोग करते हैं। मतलब अब टाइम टू टाइम जो एक टीचर है उसको इवैल्यूएशन वगैरह भी करते रहना चाहिए कि पहले इस बच्चे का मतलब शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड इसमें बात हो रही है, मूल्यांकन करना चाहिए कि पहले ये बच्चे का ऐसा था, मतलब पहले ये बच्चा ऐसा था, उसके बाद इस तरह से हो रहा है, तो इसमें ये बताएं। उसके बाद है मैम अनुवर्ती फॉलो प्रोग्राम चलाने चाहिए। स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता उचित अनुवर्ती कार्यक्रम पर निर्भर करती है। यदि अनुवर्ती कार्यक्रम उचित ढंग से लागू नहीं किया जाता तो परीक्षण व जांच का कोई विशेष लाभ नहीं होता। मूल्यांकन के बाद बच्चों के स्वास्थ्य व अन्य प्रशिक्षण व जांच की जानकारी अध्यापक द्वारा प्राचार्य को देना आवश्यक है। प्राचार्य में वही प्रिंसिपल की बात हो रही है ना, प्राचार्य तो वही होते हैं शायद, हाँ जी। है ना। ताकि ये जानकारी बच्चों के माता पिता तक पूर्ण रूप से भेजी जा सके और बच्चों को सही समय पर उचित उपचार कराया जा सके। अधिकतर केसों में अनुवर्ती कार्यक्रम खर्चीला नहीं होता और इस बारे में तुरंत कार्यवाही के परिणाम अच्छे मिल जाते हैं। यदि विद्यार्थी के माता पिता गरीबी के कारण उचित उपचार करने में असमर्थ हो तो अध्यापक व विद्यार्थियों को जहाँ तक संभव है उनकी सहायता करनी चाहिए। मतलब टाइम टू टाइम उनको फॉलो अप प्रोग्राम चलाने चाहिए। इसमें है कि अगर कोई बच्चा है उसको कोई डिसीज है और उसके मतलब टीचर है वो आपके प्रिंसिपल को बताएगी, प्रिंसिपल आके अब उनके पेरेंट्स को बताते हैं। तो वही कह रहे हैं अगर कोई बच्चा गरीब है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो टीचर को या स्कूल को उनके लिए हेल्प करनी चाहिए, थोड़ी हेल्प प्रोवाइड कर दें जिससे कि बच्चे का स्वास्थ्य खराब ना हो या उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसका ठीक से उपचार हो सके। क्योंकि मैम कोई भी बच्चा स्कूल में आ रहा है तो वो साथ में अपने 4 बच्चों को और बीमार करेगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको। उसके बाद है स्वास्थ्यप्रद जीवन के मूलभूत तत्वों से परिचित कराना। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में जो अध्यापक है उसका उत्तरदायित्व बनता है कि वह बच्चों को स्वास्थ्यप्रद जीवन जीने के लिए उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित मूलभूत तत्वों की जानकारी दे। मतलब उनको जो आपका स्वास्थ्य है उससे अवगत कराया जाए, उसके बारे में बताया जाए कि स्वास्थ्य क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो स्वस्थ नहीं हो आप तो उसके आपको क्या मतलब हानि हो सकती है, अगर आप स्वस्थ हो तो उसके क्या लाभ आपको हो सकते हैं, ये सब बच्चों को बताया जाए टाइम टू टाइम। उनका कर्तव्य है कि वे बच्चों में ऐसे दृष्टिकोण व एप्टीट्यूड अभिरुचियों का विकास करें जो छात्रों में स्वास्थ्य आहार से संबंधित आदतों का निर्माण करें। छात्रों को स्वास्थ्य के संबंध में ज्ञान कराने के लिए शरीर के विभिन्न भागों की कार्य सूचना दे ताकि वह शरीर की देखभाल उचित ढंग से कर सके। मतलब कहने का ये है कि शरीर में जो भी आपके अंग हैं उनका क्या कार्य है वो, मतलब अगर आप अच्छी डाइट लेते हो, अपने आप को अच्छा बना के रखते हो, अच्छी हेल्थ आप फॉलो करते हो तो आपके जो शरीर के अंग हैं तो कैसे सुचारू रूप से आपके कार्य करते हैं, तो उन सब के बारे में टीचर को बताना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए, गाइडेंस देनी चाहिए। अध्यापक का हर क्षेत्र में छात्रों का मार्गदर्शन करने का उत्तरदायित्व भी बनता है। छात्रों को नशीली औषधियों की लत के विषय में जानकारी देकर स्वास्थ्य से संबंधित उनके उपयोग के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का ज्ञान देकर उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। ये मैम प्रॉब्लम कब होती है, जब भाई टीनेज में बच्चा आ गया, 9th-10th में हो गया, अब मैम मतलब उनके वो ना टीनेजर में कहते हैं कि बच्चा थोड़ा आक्रामक टाइप का हो जाता है, ठीक है, थोड़ी उसमें स्वास्थ्य इस तरह की आदतें भी आ जाती है, नशीली औषधि वगैरह की। होता है ना कि भाई बच्चे देख कर के अच्छा ये ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है, चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। एक बार ट्राई करने में तो क्या जाता है कि मैम उसको वो जो उसके ग्रुप है वो भी फोर्स करता है कि चल कर लेना, कुछ नहीं होता, तो मैम ऐसे कर करके वो उसकी हैबिट ही बन जाती है। तो इन सब चीज़ों से भी मतलब एक टीचर को इस चीज़ का ध्यान रखे कि ये बच्चा भी इस एज में आ रहा है, तो टाइम टू टाइम बच्चों को इस तरह से उनको बताया जाए कि भाई ऐसी आदतों में आपको नहीं पड़ना। बच्चों की अपनी रुचि तथा क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधियां तथा खेल कूद चुनने के लिए भी परामर्श देते रहना चाहिए। मतलब कि कोई बच्चा अगर हेल्थ उसमें अपना स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको गाइड करते रहना चाहिए कि बेटा तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तुम्हें ये स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। कोई होता है स्कूल में योगा जो लड़कियां अच्छी करती हैं, भाई तुम योगा में जाओ या तुम हेल्थ एजुकेशन अपने स्पोर्ट्स में पार्ट लो। अध्यापक को छात्र का शारीरिक विकृतियां, मुद्रा संबंधी दोषों, मानसिक रोगों व भावनात्मक अपरिपक्वता के सुधार के लिए भी मार्गदर्शन करना चाहिए। कि मतलब छात्रों को अगर कोई लड़कियां नहीं मतलब कोई भी बच्चा हो सकता है उसमें, अगर आप गलत पोस्चर यूज़ कर रहे हो पढ़ते समय, खाना खाते समय, उठते बैठते किसी भी टाइम, वो बताने चाहिए, ठीक है। उसको शारीरिक मानसिक रोगों के बारे में बताना चाहिए, उसका मार्गदर्शन करना चाहिए, ठीक है। समन्वय लेना तथा सहायता देना।
विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता स्कूल के दूसरे अध्यापकों, स्कूल के चिकित्सकों, अभिभावकों, स्थानीय तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारियों एवं सार्वजनिक तथा स्वैच्छिक स्वास्थ्य संस्थाओं की सहायता व सहयोग पर निर्भर करती है। मतलब कहने का जो भी स्कूल में जो भी ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ये स्कूल तो अफोर्ड नहीं करेगा, जो भाई स्कूल के बाहर जो और पावरफुल लोग हैं, जो हमारी राजनीति है, वो ही अफोर्ड करता है। मतलब कहने का जैसे होते हैं कि भाई जिला स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट से ऊपर जैसे पंचायत, गांव में है पंचायत, है पंचायत से ऊपर आपके जिला है, जिला से ऊपर आपका नगर आता है। तो वही सब मतलब एक होती है चैन बनी होती है कि उसको उससे पता लगता है, उससे उसको, तो मतलब एक इनको भी ध्यान देते रहना चाहिए, तभी तभी ये जो हैं चीजें स्कूल तक आपकी पहुंचेंगी, तभी उन्होंने समन्वय और सहायता मतलब एक कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए। अतः शारीरिक शिक्षा अध्यापक का कर्तव्य, जो शारीरिक शिक्षा जो हेल्थ एजुकेशन जो टीचर दे रहा है, उसका कर्तव्य बनता है कि वह इन सभी संस्थानों से समन्वय स्थापित, कोऑर्डिनेशन स्थापित करे, जिससे वे बीमारी या चोट आदि के पश्चात स्कूल लौटने वाले बच्चों को पुनः समायोजित करने में सहायता कर सके। अगर किसी बच्चे को कोई गहरी चोट लग गई है, ठीक है, वो काफ़ी टाइम बाद अपने स्कूल में एंटर कर रहा है, तो टीचर को उनको उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चल बच्चा तेरा पीछा छूट सॉरी मतलब क्या बोलते हैं, तेरी जो पढ़ाई है वो पीछे छूट गई है, तो चल मैं तेरी हेल्प करूँगी, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दूंगी, या उनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको बोला जाएगा कि भाई तुम इसकी हेल्प करो। मतलब उसको बिल्कुल ही अलग नहीं कर दिया जाएगा। उसे स्कूल के चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों की स्वास्थ्य संबंधी तत्वों का विश्लेषण करने में सहायता करनी चाहिए। उसके भगोड़ेपन, स्कूल छोड़ चुके बच्चे, भगोड़ेपन स्कूल छोड़ चुके मतलब जो ड्रॉप आउट कर चुके हैं बच्चे, अधिक अनुपस्थिति को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य संबंधी तत्वों का विश्लेषण करने में कक्षा अध्यापकों को सहयोग देना चाहिए। इसमें ये कह रहे हैं कि जो बच्चे मतलब अपनी बीमारी वगैरह के कारण या अपनी आर्थिक आर्थिक मंदी के कारण जो स्कूल छोड़ चुके हैं, उनका टाइम टू टाइम वो करना चाहिए। मतलब उनको उनके बारे में रिकॉर्ड रखना चाहिए, बच्चों का, उनकी प्रॉब्लम जानकर उनके पेरेंट्स से बात करें, भाई बच्चा क्यों स्कूल छोड़ रहा है। कई बार होते हैं मैम, लड़कियां जल्दी स्कूल छोड़ देती हैं, मतलब टीचर्स को बात करनी चाहिए उनके बच्चों से, सॉरी उनके पेरेंट्स से, कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम है तो चलो, आपको अगर अफोर्ड कर सकता है तो स्कूल चलो हम कर देते हैं, लेकिन बच्चों को आप स्कूल भेजो, ठीक है। स्कूल अधिकारियों को स्वास्थ्य संबंधी सामग्री, उपकरण, फिल्में, पुस्तकें, अन्य साधनों को प्राप्त करने में सहायता व सहयोग देना चाहिए। पोषण पर विशेष ध्यान, छात्रों के पोषण पर भी विशेष ध्यान स्वास्थ्य शिक्षा अध्यापक का दायित्व है। बच्चों की वृद्धि व विकास में पौष्टिकता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा स्कूल के छात्रों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। मतलब योजना जो है मिड डे मील, ये बच्चों के पोषण को ध्यान में रखकर ही स्टार्ट की गई है, मिड डे मील की योजना, जिससे कि बच्चों को बैलेंस डाइट मिल सके। उसके बाद है जो आपके संक्रामक रोग होते हैं, जो एक दूसरे को छूने से फैलते हैं, या फिर मतलब छींक से, हाथ पकड़ने से वो फैलते हैं, उनकी रोकथाम व नियंत्रण। स्कूल के सभी छात्रों के लिए अग्रिम रोग निरोधक टीकाकरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए, कि अगर कोई संक्रामक जो रोग होते हैं उनके लिए टाइम टू टाइम स्कूल में इस तरह से आयोजन किया जाए, टीकाकरण की व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य शिक्षा अध्यापक की भूमिका होती है इसमें, वह इस बारे में स्कूल के चिकित्सक अधिकारी की सहायता से उचित योजना तैयार करना चाहिए। उनका संचालन करता है कौन, ये जो हेल्थ एजुकेशन जो देता है टीचर। अभिभावकों की स्कूल की योजना व स्वास्थ्य गति से, मतलब जो उनके बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको टाइम टू टाइम स्कूल की जो भी योजनाएं हो रही हैं हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड, उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, कि भाई हमारा स्कूल बच्चों को ये प्रोवाइड कर रहा है। संक्रामक रोगों से बचाव व उसके नियंत्रण के लिए स्कूल व घरों के वातावरण को साफ स्वच्छ रखने व टीकाकरण के महत्व का ज्ञान भी प्रभावशाली होता है। मैम आजकल जैसे हम बच्चे को छोटे टाइम से ही, आजकल मैम जैसे स्कूल में एडमिशन लेने जाओ, छोटे बच्चों का स्टार्टिंग जब होती है तो मैम उसका जो है ना वैक्सीनेशन कार्ड भी देखा जाता है प्रॉपर, कि मतलब बच्चों को पूरी तरह से टीके तुमने लगवाए हैं, पेरेंट्स ने नहीं लगवाए। इससे कि मैम क्या होता है कि अगर कोई उसका टीका रह गया है, अगर उसको इन केस बाद में आकर उसे कोई वो बीमारी हो जाती है, तो भाई हमारे बाकी बच्चों को इफेक्ट ना करे। ये मैम मैंने सुना है प्राइवेट स्कूलों में आजकल इस तरह से होने लगा है। वैक्सीनेशन कार्ड देखा जाता है बच्चे का, कि भाई तुमने इसकी पूरी वैक्सीनेशन कराई है या फिर नहीं कराई है। स्वस्थ वातावरण, स्कूल के वातावरण के अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग हमारे अध्यापक होते हैं। वह छात्र शिक्षक संबंध मधुर बनाए रखते हैं। जो अध्यापक होते हैं वो हमारे टीचर और एक जो स्टूडेंट है उसका संबंध मधुर बनाए रखते हैं। विद्यालय परिसर, जो हमारा स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, प्रकाश व शुद्ध हवा की व्यवस्था, स्वच्छ जल, मल निवारण व्यवस्था, मतलब टॉयलेट्स वगैरह का निर्माण, सभी स्वास्थ्य स्कूली वातावरण का विकास के लिए अति आवश्यक है। स्वास्थ्य शिक्षा अध्यापक की देखरेख की यह अवस्था उत्तम ढंग से चलाई जा सकती है। इसके साथ स्वास्थ्यप्रद से संवेगात्मक वातावरण, छात्र शिक्षक संबंध, बच्चों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण, अन्य सहयोगियों से के साथ भी सहयोगी
सहयोगियों से संबंध भी स्कूल के वातावरण को प्रभावित करता है। दैट्स इट। ये था आपका रोल क्या है, जो आपकी जो हेल्थ एजुकेशन जो आपकी देती है टीचर, उसका क्या रोल है। वेरी गुड बेटे। तो आज आपका जो ये हेल्थ एजुकेशन वाला है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। बाकी आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है पहले। आगे कल करेंगे हम फिजिकल एजुकेशन वाला, कंसेप्ट, मिसकंसेप्शन, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, रिलेशन विद जनरल एजुकेशन। अब देखो कुछ बच्चों की बुक में ना इस क्वेश्चन के बाद योगा वाला दे रखा है। ठीक है, तो योगा वाला नहीं, हम करेंगे जैसे हमारा कोर्स ने कंटेंट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग सेकंड पॉइंट फिजिकल एजुकेशन का है। ठीक है, योगा वाला हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। तो फिजिकल एजुकेशन वाला कल मुझे बताइए, ये क्वेश्चन कौन करके लाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एजुकेशन, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन? अपने आप से बता दो, नहीं तो फिर मैं दूंगी। मुस्कान हाँ जी मैम। के ले आओगे, आप भी अच्छा समझाते हो बेटे। ठीक है मैम। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन क्या होती है? ठीक है, शारीरिक शिक्षा क्या है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है? ठीक है, उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? मिसकंसेप्शन अबाउट द फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के अभिप्राय के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कौन करके लाएगा? पेज नंबर बताना एक बार, मेरी और आपकी सेम है ना बुक। पेज कौन सा बुक में मैम? कौन सा बुक में? बेटा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आपकी जो स्वास्थ्य, शारीरिक एवं योग शिक्षा, पेपर 5 का 2 पार्ट। पेज नंबर मैम, पेज नंबर। ऊपर मेरे समझ में या नहीं है? ठीक है, कोई बात 26, 27 पेज नंबर। 26, 7। और कौन करके लाएगा? कल टॉपिक कंप्लीट करना है। बताइए, ये वाला तो इसमें दिया हुआ है मैम, बालक के विकास के विद्यालय का योगदान, यही है मैम। ये हो गया बेटा, टीचर का योगदान हो गया। विकास का योगदान है। कौन सा पेज निकाला है बेटे? कौन वाला में?